नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था वर्ण विचार, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इसमें वर्ण, दूसरा है माला। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। अब इसकी परिभाषा देखिए आप, परिभाषा के बारे में। वर्णों का व्यवस्थित समूह या समुदाय वर्णमाला या समुदाय वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, अब वर्ण की बात की थी हमने कल, तो उसके बारे में बात की जाए तो किसी भी भाषा की कोई सी भाषा है उसमें प्रयुक्त ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। इसके नीचे लिख रहा हूँ कि किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाली मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। अब यहाँ से वर्ण की बात की जाए तो वर्ण को वर्ण को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में बात करेंगे, स्वर कितने प्रकार का। दूसरा है हमारा व्यंजन, और तीसरा है हमारा अयोगवाह। ठीक, अयोगवाह। अब इनकी संख्या, तो स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33 और अयोगवाह की संख्या है 2। स्वर है सु प्लस स्वर 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस अर। ठीक है, तो इसमें है हमारे यहाँ पर स्वर में है यण स्वर संधि। व्यंजन की बात कर लिया है तो व्यंजन बना है वी प्लस अंजन शब्द से मिलकर बना है, ये भी यण स्वर संधि। तीसरी बात कर लिया है अयोगवाह। तो अयोगवाह स्वर के बारे में बात की जाए तो स्वर आ, बड़ा आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ। ठीक, औ, आहा। तो ये टोटल होते हैं 13। ये 13 होते हैं, लेकिन स्वर माना कितना है कि स्वर की संख्या 11। अब कौन कौन से इसमें से हटते हैं वो ध्यान रखिए। तो एक तो ऋषि है, ऋषि को भी माना है, यहाँ पर ऋषि को भी माना है, अम को हटाया है और आहा को। तो ये इन दो को हमने अयोगवाह में, यहाँ पर अयोगवाह, तो अम और आहा इन दोनों को हमने अयोगवाह कहा है। तो यहाँ पर इन दोनों को हटा दिया गया है। तो स्वरों की संख्या कितनी है? यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो सीधे सीधा जवाब रहेगा 11। और स्वर शब्द है ये सु प्लस अर्थ से मिलकर बना है, यानी यण स्वर संधि है स्वर शब्द में। और कौन कौन से हटते हैं? तो ऋषि तो है, ऋषि रहेगा, लेकिन इन दोनों को हटा दिया गया है। अब का, खा, गा, घा, इंगा, चा, टा, ता, पा। तो इस तरह से ये अल्टरनेट चलते रहेंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो ये होंगे हमारे व्यंजन। तो व्यंजन का कल भी हमने देखा था कि व्यंजन का सही शुद्ध रूप कौन सा होता है। व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत रूप होता है। कौन सा? हलंत रूप होता है, हलंत रूप। ठीक है, जिसके नीचे हलंत लग जाए, जैसे ये का है तो का के नीचे हलंत लगा, तो ये व्यंजन का सही शुद्ध रूप होता है। तो व्यंजन है 33। ठीक है, अयोगवाह नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अयोगवाह क्या है? आ प्लस योगवाह से मिलकर बना, आ प्लस योगवाह।
तो योग वाह का अर्थ क्या होता है, यानी योग को वहन करने वाला, योग को वहन करने वाला, मतलब लेकर चलने वाला, योग को लेकर चलने वाला या करने वाला, वहन करने वाला, ठीक है, योग को वहन करने वाला। और आ है, आ जो उपसर्ग है तो इसका है ना, यहाँ पर अर्थ क्या है, ना। तो जो योग को वहन ना करे वो अयोगवाह है, ठीक है। अब अयोगवाह हो गया। अनुस्वार, तो अनुस्वार की संख्या कितनी है, अनुस्वार, तो अनुस्वार की संख्या एक है, कौन सा, अम, तो अनुस्वार हो गया। तो अनुस्वार, अनुस्वार का देखिए, अनु प्लस स्वार से मिलकर बना, अनु प्लस स्वार से मिलकर बना है। तो अनु का अर्थ होता है पीछे चलने वाला, ठीक है, पीछे, पीछे रहने वाला या चलने वाला, अनु, ठीक है। तो जो स्वर के पीछे हो, क्या, जो स्वर के पीछे चलने वाला हो उसे हम अनुस्वार कहेंगे, ठीक है। यहाँ से इतना सभी को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग, विसर्ग है ना आहा, इसके बारे में बात की जाए, यानी विसर्ग के बारे में, तो आहा है, विसर्ग क्या है, आहा, यानी स्वर के आगे दो बिंदु, स्वर के आगे, आगे, ठीक है, किस तरह से, जैसे ये है आहा, तो स्वर है, स्वर के आगे दो बिंदु, तो ये होता है विसर्ग, ठीक है। और ये संस्कृत भाषा में, संस्कृत, संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होता, जैसे छः है संख्या काउंट वाली, छः है, दुख है, दुख, तो इस तरह के जो शब्द हैं ये संस्कृत में विसर्ग प्रयोग होता था। अब बात कर ली जाए स्वर, तो अब हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण या विभाजन। तो स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण या विभाजन, वर्गीकरण या विभाजन, ठीक। तो पहला हमारा पहला आधार था, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर, आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दो भेद हैं स्वर के, दो भेद है। तो पहला जो है, पहला है हमारा मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य वर्ण की सहायता से ना हो, ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति, ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य वर्ण, किसी अन्य वर्ण की सहायता से ना हो, मूल स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, उदाहरण, उदाहरण है आ, ई, उ और ऋ, ये चार हमारे मूल स्वर है। तो मूल स्वर की संख्या 4 हो गई। अब संधि स्वर है, ऐसे स्वर, मतलब संधि स्वर है वे स्वर होते हैं जो सजाती वर्णों से मिलकर बने होते हैं, सजातीय स्वर से मिलकर बने होते हैं, यानी सवर्ण स्वरों, संधि स्वरों यानी सवर्ण स्वरों के योग से बने स्वर, बने स्वर संध्य स्वर कहलाते हैं, संधि स्वर। अब संधि स्वर को भी हमने, संधि स्वर के बारे में देख लिया है। तो संधि स्वर, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, संधि स्वर को दो भागों में। एक तो हो गया दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर दो भागों में बांटा गया, दीर्घ स्वर, और दूसरा हो गया संयुक्त स्वर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में देखिए आप, दीर्घ स्वर में जैसे आ प्लस आ, तो ये हो जाएगा बड़ा आ, ई प्लस ई बड़ी ई, उ प्लस उ बड़ा उ, तो ये हो जाते हैं हमारे दीर्घ स्वर। अब संयुक्त स्वर की बात आती है, तो संयुक्त स्वर किस तरह से होंगे? तो संयुक्त स्वर में देखिए आ प्लस ई, ए हो जाता है, ठीक है, और
आ प्लस ए आई हो जाता है, आ प्लस ऊ ओ हो जाता है, आ प्लस ओ औ हो जाता है। तो ये जो हैं ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि स्वर को भी हमने दो भागों में, पहला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किस तरह से है, आ प्लस आ, मतलब दोनों ही सवर्ण, मतलब समान वर्ण के, समान स्वरों से ही के योग से बने हों। समान यानी सवर्ण, सवर्ण जैसे आ प्लस आ, एक जैसे वर्ण जिनसे आपस में एक दूसरे से मिलते हों। कैसे, एक जैसे वर्ण। यहाँ पर आ भी इसके इक्वल है, आ और आ दोनों में समानता है, ई दोनों में समानता है, ऊ और ऊ। लेकिन यहाँ पर देखिए संयुक्त स्वर आ प्लस ई, ये तो बेमेल हो गया क्योंकि आ अलग है और ई अलग है, तो ये ए हो गया। तो इस तरह से ये होता है दीर्घ स्वर, ये होता है दीर्घ स्वर, ये होता है संयुक्त स्वर। अब बात की जाती है, अगला हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर या फिर उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर, तो इन्हें हमने तीन भागों में भेद किया है। मात्रा के आधार पर तीन भागों में, कौन कौन से हैं देखिए, तीन भाग। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, तीन भागों में भेद किया। तो ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, बिल्कुल ना के बराबर समय लगता है, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में एक चुटकी बजाने लायक, एक चुटकी बजाने का समय लगे, उसे हम कहेंगे ह्रस्व स्वर, उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे है आ, ई, ऊ और हमारा री। तो ह्रस्व स्वर की ये पूछा जाता है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, एकल स्वर की संख्या कितनी है। मूल स्वर भी नहीं कहा जाता है, ह्रस्व स्वर भी नहीं कहा जाता है, एकल स्वर भी नहीं कहा जाता। ठीक है, तो इनकी संख्या है 4। अगला है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। मतलब दो चुटकी बजाने का समय, दो चुटकी बजाने का समय लगे। तो कौन कौन से हैं उदाहरण, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ। ठीक है, तो ये जो हैं ए, आई, ओ, आओ। प्लुत स्वर की बात की जाए तो प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, प्लुत स्वर का प्रयोग नाटक में इन्हें पुकारने के लिए किया जाता है, पुकारने के लिए किया जाता है। किसी संवाद में, अर्थात दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, जहाँ पर दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे तो वहाँ प्लुत स्वर होगा। किस तरह से, जैसे कोई सा संवाद है, जैसे विलाप की स्थिति है और एक लंबा खिंचाव उत्पन्न होता है, जहाँ पर लंबा खिंचाव उत्पन्न होता है, जैसे राम इस कर या फिर ओम। तो ये जो खिंचाव होता है, ओम में एक मधुमक्खी की भिन भिन की तरह है, तो वो होता है प्लुत स्वर। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे हम उच्चारण के ओष्ठाकृति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर वीडियो
स्वर कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।